क्रमशः गोवंश के मामले में पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही। आए दिन गोवंश की घटनाओं पर पुलिस तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई कर रही है। ऐसा ही मामला शहर के एनईबी थाना क्षेत्र अंतर्गत का है, जहां थाने के हेड कांस्टेबल राजेश कुमार ने बताया कि हनुमान चौराहा पर कंट्रोल रूम के जरिए सूचना मिली कि एक पिकअप में गोवंश भर के लेकर आ रहे। इस सूचना पर पुलिस ने तुरंत नाकाबंदी की और एक पिकअप को रुकाया, जिसमें गोवंश तो नहीं मिले लेकिन भैंस और पाड़े मिले, जिसमें 7 भैंसें थी और 12 पाड़े थे। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया, जिसमें आरोपी फतेह सिंह पुत्र बीरबल, शंकर पुत्र बीरबल, मुकेश पुत्र विजय सिंह निवासी अकबरपुरा व नारायणपुर के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनको हिरासत में लिया और पूछताछ आरोपी से जारी है। कल शाम को सायकालीन गश्त के दौरान 8:40 PM पर वायरलेस से कंट्रोल रूम से इत्तला मिली कि गाड़ी एक पिकअप है जो नंबर है उसके आगे 32 GC 8882, उसमें गाय होने की सूचना है, डाईपड़ी से निकली है, नाकाबंदी करें। जिस पर मैं गश्त में था, हनुमान चौराहा पहुंचा कंट्रोल के आदेश से, तो नाकाबंदी शुरू की। कुछ समय बाद उक्त नंबर की गाड़ी आई, उसको रुकवाया, चेक किया तो उसमें गाय तो नहीं मिली, लेकिन 19 भैंस और पाड़े थे, जिनमें 7 मादा भैंस और 12 पाड़े थे, जो निर्ममता पूर्वक भरे हुए मिले। जिस पर उक्त भैंस पाड़ों को और पिकअप को जब्त किया जाकर पशु क्रूरता अधिनियम में कार्रवाई की। व्यक्ति थे, चालक थे, जिनको गिरफ्तार किया। अच्छा, क्या क्या उनके नाम चालक का नाम फतेह सिंह सनो बीरबल बंजारा 27 साल निवासी इंदौर थाना अकबरपुर अलवर, और 2 शख्स और बैठे थे, जिनमें एक का नाम शंकर सनो बीरबल बंजारा उम्र 35 साल निवासी भोजपुरी थाना नारायणपुर, और तीसरे का नाम विजय सिंह बंजारा निवासी भोजपुरी थाना नारायणपुर। अच्छा, नहीं, पेश कर दिया गया है। पेश कर दिया संपूर्ण किया। राजस्थान और मध्य प्रदेश फरार इनामी बदमाश को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनामी बदमाश के पास से पुलिस ने 315 बोर का देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। गिरफ्तार किए गए बदमाश पर 1 दर्जन से अधिक चोरी और लूट के मुकदमे दर्ज हैं, जिस पर SP धौलपुर द्वारा 10,000 रुपए और मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा 30,000 रुपए का इनाम घोषित है। कार्रवाई को लेकर कोतवाल रामकिशन यादव ने बताया कि थाने के ASI दिलीप सिंह को मुखबिर से सूचना मिली थी कि इनामी बदमाश बंटू और गजेंद्र 21 साल पुत्र रामावतार निवासी टुंडे का पूरा बहुआ माता मंदिर के पास पैदल जा रहा था, जिस पर सूचना पर थाना प्रभारी के साथ ASI दिलीप सिंह, कांस्टेबल वीर सिंह, राम रूप और हंसराम मौके पर पहुंचे, जहां मंदिर के पास पुलिस की 2 टीमें बनाई गई। पुलिस की टीम को देखकर बदमाश भागने लगा, जिसका पीछा कर कोतवाली पुलिस ने उसे दबोच लिया। बदमाश के पास से पुलिस ने 315 बोर का देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए। कोतवाल ने बताया कि बदमाश की गिरफ्तारी को लेकर कई दिनों से मध्य प्रदेश के साथ कोतवाली थाने की अलग अलग टीम लगातार दबिश की कार्रवाई कर रही थी, जिस दबाव को देखते हुए बदमाश फरार चल रहा था। उन्होंने बताया कि बदमाश के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज भरतपुर से राहुल प्रकाश जी एवं जिला पुलिस अधीक्षक श्री मनोज चौधरी जी के निर्देशन में व श्रीमान शिव साहब के निर्देशानुसार थाना कोतवाली धौलपुर के एक ASI श्री दिलीप सिंह जी को इतला मिली कि राजस्थान राज्य व मध्य प्रदेश में वांछित हार्डकोर बदमाश, जिस पर दोनों राज्यों से इनाम घोषित था, गजेंद्र और बंटू पुत्र रामावतार गुजर निवासी टुंडे का पूरा मोरोली की नीम बसई के पास होने की जानकारी जंगलों में मिली थी। इस सूचना पर एक पुलिस टीम मेरे निर्देशन में वहां पर गई और वहां जाकर के कार्रवाई की गई, तो बंटू गुजर को वहां से अवैध हथियारों के साथ में पकड़ा है, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बंटू ने हाल ही में राजस्थान मध्य प्रदेश के अंदर कोई लूट की वारदात कारित की थी, जिसमें वहां की पुलिस भी इसके पीछे लगी हुई थी। बंटू के ऊपर मध्य प्रदेश से 30,000 के करीब व राजस्थान में धौलपुर से 10,000 रुपए का इनाम घोषित है। धौलपुर राजस्थान से राकेश कुमार की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी अपने 1 दिवसीय दौरे को लेकर डूंगरपुर जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस पहुंचे। TADA मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए मीडिया कर्मियों के कई सवालों के जवाब दिए। मीडिया कर्मियों द्वारा जनजातीय क्षेत्र में युवाओं के लिए शिक्षा, हॉस्टल व्यवस्था और राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े सवाल पर जनजातीय क्षेत्रों के युवाओं के लिए सभी क्षेत्रों में प्रदेश की पूर्व सरकारों से बेहतर सुविधाओं को देने का भरोसा दिया। भाई बच्चियों का मामला है, थोड़ा सा संवेदनशील मामला है, वहाँ कई प्रकार की गतिविधियां होती है जिससे हमें जानकारी में नहीं आता है।
वहाँ पर हम सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे ताकि हमें उनकी गतिविधियों का जन कोई अगर आता है जाता कौन आ रहा है कब आ रहा है क्यों आ रहा है ये भी हम देखेंगे। जो सामग्री आती है कई बार आपके पास भी शिकायत है, हमारे पास भी शिकायत आती है कि सामग्री आई और गई का हमें पता नहीं है। मैंने अधिकारियों को कहा कि भाई वहाँ पर जो हमारा गोदाम है वहाँ पर आप सीसीटीवी कैमरा लगाइए ताकि वो सामान आया वो भी हमको पता लगेगा और जब बाहर निकलता है तब भी हमको पता लगेगा। इस प्रकार का हम सोच करके और कुछ नवाचार करके कुछ अच्छा करने का हम कोशिश कर रहे हैं। सर, राजनीति की बात करें, भारत आदिवासी पार्टी तेजी से उभरी है। लोकसभा चुनाव में कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं इसको? देखिए, हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। देश के प्रधानमंत्री पर जनता का भरोसा है और देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से देश को ऊपर उठाने का काम किया है वो हम सबके सामने है। गरीब कल्याण की योजना बना करके गरीब को ऊपर उठाने का उस व्यक्ति ने काम किया है वो जनता जानती है, जनता का उन पर भरोसा है। ये बाप का जिस प्रकार का है तो ये जैसे आपने देखा होगा जाति के आधार पर कोई पार्टी आगे बढ़ी नहीं है। चाहे आप यूपी को देख लीजिए, चाहे बिहार को देख लीजिए, कुछ लोग कुछ समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं। इनका कोई विजन नहीं है, कोई दिशा नहीं है, कोई विचार नहीं है। हमको केवल चुनाव लड़ना है, जीतना है, तो इस प्रकार का इनका है। तो वो बहुत लंबे समय तक चले, ऐसा नहीं। बहुत पढ़े लिखे लड़कों से, बहुत पढ़े लिखे नौकरी में उनसे मेरी बातचीत होती है तो वो कहते हैं भैया ये ठीक नहीं है। क्योंकि विचार हो, कोई दिशा हो तो समझ में आता है। आंदोलन चल रहा है जो राजकुमार रोध के समर्थन में, कोई आंदोलन नहीं चल रहा है, मैं वहीं रहने वाला हूँ। ऐसा कि राजकुमार जी ने जो स्टेटमेंट दिया, आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूँ, भगवान राम काल्पनिक है, ये आप स्वीकार करते हो क्या? नहीं करते हो ना। और उनके पूर्वज राम राम करते थे, आज भी करते हैं। हम आपस में तो राम राम करते हैं और बिछुड़ते तब भी राम राम करते हैं। और हमारे परिवार में कहीं गमी हो जाती है तो राम राम सत्य से हम शमशान तक जाते हैं। तो उनके पूर्वजों से भी आगे वो हो गया, उन्होंने कोई शोध कर लिया क्या? उनके खिलाफ लोगों ने धरने प्रदर्शन किए, ज्ञापन दिए, वो कोई मुद्दा नहीं था। वो तो था कि कुछ हमारे लड़कों ने कुछ बोला होगा, उस विषय को लेकर हो हल्ला किया, तो कोई मुद्दा नहीं था। राजकुमार रोध पक्ष में कोई नहीं बोल रहा है। आज किसी भी पुराने आदमी को पूछ लीजिए तो वो कहता नहीं भाई हम तो राम को मानते हैं। धार्मिक भावना यहाँ भड़काने का काम किया उन लोगों ने। तो उस संबंध में कोई सरकार कोई कदम उठा रही? इस सरकार, लोकतंत्र में कौन क्या बोलेगा उस पर सरकार क्या करेगी? जो अभिव्यक्ति की आजादी है, आज हिंदुस्तान में कई लोग बोलते हैं। ये तो कांग्रेस ने भी कहा था कि राम नाम का कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ, उन्होंने हल्फनामा तक दिया था। ये तो बोलेंगे, लेकिन 100 लोग राम को मानने वाले हैं। राम हमारे हिंदुस्तान की प्राण है। और आपने देखा होगा 22 को प्राण प्रतिष्ठा हुई, गांव में भी आपने देखा है, हर घर में दिया जला है और पूरा देश राममय हुआ था। एक दिवाली के रूप में उन्होंने मनाया था। तो ऐसा कुछ तो सर, एक हॉस्टल बिजली को लेकर किए गए सवाल पर प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई सौर ऊर्जा को पूरे मन से धरातल पर लागू करने की बात कही। वहीं जनजाति के होशियार युवाओं को बेहतरीन कोचिंग देकर IAS IPS बनाए जाने की योजना को भी बताया। लिए जाते हैं उनसे, तो उसके लिए अलग से कोई ऐसा कैडर बनाया जाएगा जिसमें भर्ती की जाएगी? निश्चित रूप से ये विषय मैं विपक्ष में तब उठाया, क्योंकि उधारी का लेते हैं, वो आता है, वो वहाँ पर घोटाले करता है, उसके खिलाफ विभाग कार्रवाई नहीं कर सकता है। मैंने उस समय कहा केडर बनाइए, उन्होंने कार्रवाई तो की लेकिन वो कर नहीं पाए। मेरे आने के बाद मैंने तुरंत अधिकारी को कहा कि मैं केडर देखना चाहता हूँ। हमने हमारी फाइल कंप्लीट करके और इंटरव्यू करने के लिए परीक्षा करा करके उन लड़कों को लेने के लिए फाइल कार्मिक विभाग को भेज दी। अब उनको एग्जाम करानी है, विज्ञप्ति निकालनी, एग्जाम करानी है और इंटरव्यू कराना है। हम हमारा केडर चाहते हैं ताकि उसके खिलाफ हम कार्रवाई तो कर सकते, कुछ भी करेगा कार्रवाई कर सकते हैं। अब उस विभाग का काम हमने और कहा कि जितना जल्दी उतना करो, जितना बहुत जल्दी हम करके इसको ठीक करेंगे। सर, आपके TAD में उदयपुर लेवल पे कई सारे अधिकारी जो बरसों से जमे हुए हैं, जिनके खिलाफ गत सरकार में कोर्ट में केस भी दर्ज हुए, पर आज तक अभी तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें IAS अधिकारी भी है। देखिए, ये मुद्दा वास्तव में सही है कि वो लोग बरसों से जमे हुए हैं और वो किस लिए जमे हुए हैं, उनका क्या हित है वहाँ पर। लेकिन मैंने ये तय किया है कि जो बरसों से जमे हुए हैं और जिन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, एक एक की जांच कराऊंगा। उन्होंने घोटाले किया, उन घोटालों को सामने लाऊंगा और उसके खिलाफ उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे, उनको हटाएंगे भी। सर, पिछले दिनों जो TAD मंत्री के कार्यों को लेकर जो CM को जो शिकायत की गई थी विधायक और पूर्व विधायक, उसमें कहाँ तक जांच बढ़ी आगे?
उसकी जांच चल रही है, परिणाम आपके सामने आएगा। उन्होंने जो किया वो भुगतेंगे। किस किस तरह की प्रारंभिक गड़बड़ियां लग रही है अब तक? देखिए, जो भी उन्होंने गड़बड़ी की है, स्वच्छ विभाग है, उनमें कुछ लिफ्टें लग गई थी, और भी आर्थिक रूप से अनियमितता हुई है, उनके पत्रक छपे हैं, पोस्टर चिपके हैं, ये सारी चीजें हुई है। तो उन सारी चीजों को हम जांच करा के जनता के सामने लाएंगे। जनजाति विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी है हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री और पार्टी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जनजाति विभाग की बहुत सारी योजना है जो गरीब कल्याण की, जो जनजाति क्षेत्र में रहने वाला है उसको ऊपर उठाने की कई योजना है। ये विभाग वर्षों से काम कर रहा है, लेकिन जितना काम होना चाहिए उतना नहीं हुआ। हमने तय किया है कि जनजाति क्षेत्र में पहले लिफ्ट योजना चलती थी, वो लाइट से कनेक्ट होती थी, कनेक्शन होता था, और समय पे बिल नहीं भर पाते, इसके कारण से उनके कनेक्शन कट गए, और कट गए तो उसके बाद में वो पूरी की पूरी हमने तय किया है कि अब जो लिफ्ट योजना अभी जो बंद पड़ी हो और नई भी कुछ हम चालू करेंगे, उन लिफ्ट योजना को सौर ऊर्जा से कनेक्ट करेंगे, जिसके कारण से उनको बिल ना देना पड़ेगा। तो वहाँ पर उनके खेतों तक पानी पहुँचाने का काम करेंगे। हमने तय किया कि भाई ये विभाग है, वर्षों से काम कर रहा है, लेकिन हमारे युवा जो पढ़े लिखे हैं, इस पर विभाग कोचिंग भी कराता है, लेकिन आज तक एक भी IAS IPS निकला नहीं प्रॉपर। प्रमोटेड है, अलाउड है, लेकिन प्रॉपर IAS निकलना चाहिए, IPS निकलता वो नहीं निकला। 2 लड़के हैं जो एक पर बांसवाड़ा की इधर के दोनों हैं। मैंने अधिक रुका भाई अब तक हमारा ये परिणाम क्या है, तो कुछ नहीं है। तो हमने तय किया बहुत बड़ी संख्या नहीं लेंगे हम 50 लड़कों का ग्रुप ऐसा जो बहुत होशियार लड़के हैं, टेस्ट उन्होंने पास किया है, उनको हम कोचिंग वो चाहे दिल्ली करना चाहे दिल्ली कराएंगे, प्रतिष्ठित संस्थान में जहाँ भी वो कोचिंग करना चाहे वो कोचिंग कराएंगे, उन पर पूरा फोकस करके उनमें से हम कलेक्टर SP बनाने का प्रयास करेंगे। जो लड़के RS बनना चाहते हैं, RPS बनना चाहते हैं, उनको जहाँ पर भी वो कोचिंग करना चाहेंगे वहाँ पर भी हम कराएंगे। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, उनके लिए भी हम कोचिंग करा करके उनको डॉक्टर बनाने का काम करेंगे। हमने एक लक्ष्य तय किया है कि कुछ हम परिणाम लाने का प्रयास करेंगे। दूसरा, हमारा जैसे हमारे हॉस्टल और ये सारे चलते हैं, इन हॉस्टलों की स्थिति बड़ी खराब है। आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी है, मैंने अनुभव भी किया। पिछली बार मैंने सरकार के सामने मैंने कहा भी था कि भाई हॉस्टलों में जो आपके ये बिस्तर और ये जो है वो ठीक नहीं है, उनको ठीक करिए। मैंने कहा जितने भी बिस्तर गंदे हैं, खराब है, उनको बदलिए। और उनके शौचालय हैं वो सफाई नहीं होती, जबकि उनके लिए सफाई कर्मी हमने दे रखा है, विभाग उस पर पैसा देता है। उनको ध्यान न देने की वजह से सफाई नहीं होता और कई बच्चे बाहर जाते हैं शौचालय के लिए। मैंने तय किया है उन शौचालयों की नियमित सफाई हो और उनमें एसिड भी पड़े, फिनाइल भी रहे, ताकि वहाँ बदबू भी नहीं आए। ऐसा हमने प्रयास किया। ऑनलाइन ट्रेड करने का झांसा देकर फर्जी कंपनियों में इन्वेस्ट कराने वाले इंटरनेशनल साइबर ठग गिरोह का खुलासा हुआ। ये ठग फोन कर पहले कम समय में रुपए दुगने करने का झांसा देते हैं। शुरुआत में रुपए डबल भी करते हैं। जब इन्वेस्टमेंट करने वाले को पूरा भरोसा हो जाए तो बड़ा अमाउंट निवेश करते ही निवेशक ठगी का शिकार हो जाता है। ये खुलासा शनिवार को दौसा की साइबर थाना पुलिस ने किया। SP वंदिता राणा ने बताया कि दौसा पुलिस ने 27 लाख की ऑनलाइन ठगी के एक मामले की जांच करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सभी बदमाश शातिर ठगे जिनके इंटरनेशनल लिंक भी निकले हैं। SP वंदिता राणा ने बताया कि ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर ये लोगों को विश्वास में लेते हैं, फिर उन्हें टेलीग्राम पर ग्रुप पर जोड़ते हैं, फिर फर्जी कंपनियों में इन्वेस्ट करवाते थे। दुब्बी गांव दौसा निवासी पीड़ित संजय पालीवाल से इन ठगों ने 19 फर्जी कंपनियों के बैंक खातों में करीब 27 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए। फर्जीवाड़े का शक हुआ तो संजय ने दौसा साइबर पुलिस को शिकायत की। इस मामले की जांच में शनिवार को 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के बैंक खातों की जांच की तो 58 करोड़ का लेन देन मिला। गिरोह का सरगना विदेश में रहकर भारत में अपने गुर्गों से वारदात कराता है। पुलिस सरगना समेत नेटवर्क के अन्य बदमाशों की तलाश में जुटी है। SP वंदिता राणा ने बताया कि ठगी का कैश प्राप्त करने के लिए भी शातिर तरीका अपनाया गया। मुंबई व गुरुग्राम जैसे बड़े शहरों में किराए पर ऑफिस लिए गए। फर्जी फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाकर बैंक खाते खुलवाए गए ताकि अधिकतम लेन देन किया जा सके। इन्हीं खातों में ठगी का पैसा ट्रांसफर किया जाता था। SP ने बताया कि ये ठग साइबर ठगी के जरिए 2-3 करोड़ रुपए का लेन देन करते थे। गिरोह को चलाने वाले सरगना दुबई, कंबोडिया, वियतनाम व थाईलैंड में रहकर अपने गुर्गों की मदद से ठगी का कारोबार करते हैं। विदेशी कंपनियों के भारतीय मोबाइल सिम कार्ड एक्टिवेट करवाते हैं और वारदातों को अंजाम देते हैं।
इसके बाद क्रिप्टो करेंसी का हवाले के जरिए ट्रांजैक्शन करते हैं। दौसा के बेजूपाड़ा थाना इलाके के दुब्बी गांव में संजय पालीवाल ने पुलिस को रिपोर्ट दी थी। बताया कि ट्रेडिंग के नाम पर उसे एक टेलीग्राम ग्रुप में जोड़कर रकम दुगनी करने का झांसा दिया गया था। ठगों ने उसे 26,60,338 रुपए की ठगी कर ली। मामला दर्ज होने के बाद एसपी के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया, जिसने पीड़ित के बैंक खाते से कैश ट्रांसफर हुआ उनका पता लगाते हुए कड़ी से कड़ी जोड़ी तो राजस्थान, गुजरात, मुंबई, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार व दिल्ली सहित दुबई, कंबोडिया, वियतनाम व थाईलैंड तक ठगी के तार पहुंच गए। इस पर साइबर टीम ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए मुंबई से साइबर ठगी के खाता यूजर व उनके सहयोगियों को दस्तयाब किया, जो मुंबई में मुख्य अभियुक्त के साथ रहकर फर्जी कंपनियों व प्रोपराइटर फर्म बना उनके नाम से फर्जी बैंक खाता खुलवाकर ठगी करते थे। वहीं उनके नाम से फर्जी बैंक खाता खुलवाने वाले को जयपुर से दस्तयाब किया। पुलिस ने टोंक जिले के घाट थाने के बाजोली निवासी नरेश मीणा, हाल ऑफिस मलाड़, वेस्ट मुंबई, महेंद्र जोशी निवासी महा मंदिर जोधपुर, तुषार वैष्णव निवासी कुड़ी जोधपुर, दीपक वर्मा, संजय वर्मा व मुकेश पटेल निवासी ठटेरों की गली चौड़ा रास्ता जयपुर को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने इन आरोपियों के कब्जे से कई बैंकों की 32 पासबुक, 32 ब्लैक चेक, 35 एटीएम, 17 सिम कार्ड, 29 फर्मों की प्रोपराइटर स्टाफ वसील, 4 लैपटॉप, 3 मोबाइल फोन की पैड, 7 मोबाइल, 1 POS मशीन, 17 पेन कार्ड, 2 हार्ड डिस्क, 4 QR कोड, स्कैनर समेत आधार कार्ड, CCTV कैमरा, ID कार्ड, हिसाब की डायरिया समेत कई उपकरण बरामद किए। वारदात का खुलासा करने में साइबर थाने के हेड कांस्टेबल रतनलाल, कांस्टेबल भाग सिंह मुरारी, लाल सीताराम, विमल तथा साइबर सेल के जगमाल सिंह की टीम को सफलता मिली। ये परिवादी के द्वारा हमारे साइबर क्राइम थाने पे प्रकरण दर्ज कराया गया था कुछ दिनों पहले, जिसके ऊपर कंटिन्यूसली हमारी टीम जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। बेसिकली परिवादी को एक टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जोड़ा गया और उस ग्रुप के अंदर जुड़ने के बाद उसे ये कहा गया कि अगर आप एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ पे जो कंपनीज़ हैं जिनकी ट्रेडिंग हो रही है वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको दुगना तिगुना मुनाफा टाइप का मुनाफा मिलेगा और आपको बहुत सारे पैसे जो हैं वो डबल करके ट्रिपल करके दे दिए जाएंगे। शुरू में उसने जब पैसे लगाए तो उसको ये वापस कम मात्रा में जब पैसे लगाता है परिवादी तो उसको रिटर्न ये भेजते हैं, जिससे कि जो एक ट्रस्ट भी डेवलप होता है और एक लालच का एलिमेंट भी डेवलप हो जाता है कि अगर 10,000 के 20,000 इतने कम समय में बन रहे हैं तो मैं और पैसे लगाऊं। इस प्रकार से धीरे धीरे करके इन्होंने परिवादी से 25 लाख के आसपास का अमाउंट, 20 से 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करवा लिए, इन्वेस्ट मतलब ठग लिए बेसिकली। और उसके बाद इनकी कॉल को रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। तो जब हमने इसके अंदर जांच किया और जांच करने के बाद पूरा जो MO है वो ये समझ में आया है कि ये टेलीग्राम ग्रुप्स के थ्रू जो सीधे लोग हैं उनको फंसाते हैं, उनको ये झांसा देते हैं, लालच देते हैं कि आपके पैसों में दुगनी तुगनी तेज़ी से वृद्धि कर दी जाएगी और उसके बाद उनको बहला फुसला के उनसे तब तक पैसे लेते रहते हैं जब तक वो आदमी पैसे देता रहता है। और ये लोग फेक सिम कार्ड्स यूज़ करते हैं, फेक बैंक अकाउंट कार्ड यूज़ करते हैं और इन्होंने ज़्यादा अमाउंट के ट्रांजैक्शन करने के लिए कंपनीज़ की फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करवाने का एक MO भी डेवलप किया है। इसी के सिलसिले में मुंबई हमारी टीम गई, वहाँ पर जाके इस प्रकार की एक जो ये फर्जी कंपनी इन्होंने रजिस्टर कर रखी थी और एक ये फेक ऑफिस जो चला रहे थे उसको बस्ट किया और वहाँ से बहुत अच्छी रिकवरीज ऑफ ATM कार्ड्स, बैंक अकाउंट, ये सारी चीज़ों की गई है। कहाँ से इनके तार जुड़े हैं, विदेशों से तार जुड़े हैं, कितने लाख के ठगी की टोटल कितनी? ये जो अकाउंट्स हैं, अगर हम इनके ट्रांजैक्शन जाते हैं, जिन अकाउंट्स के अंदर हमारे परिवादी के पैसे गए, 19 अकाउंट्स के अंदर परिवादी ने पैसे भेजे थे। 19 अकाउंट के केवल 19 अकाउंट में 58 करोड़ तक के ट्रांजैक्शंस जो हैं, जब हमने बैंक डिटेल्स को खंगाला है तो हमें मिले हैं। अब हम उसकी और डिटेल में जाएंगे और डिटेल में जाके समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ये और किन किन लोगों से जुड़ा हुआ है। अब तक ये एक स्ट्रक्चर इस प्रकार से समझ में आ रहा है कि जो इनके हेड हैं, जो इस पूरे उसको गाइड कर रहे हैं, ये बहुत सिस्टमैटिकली कर रहे हैं और वो अब्रॉड में बैठ के इसको चला रहे हैं और इंडिया में अपने हैंड्स को हायर करके इस तरीके से साइबर क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। ये जो ATM कार्ड्स वगैरह इतने सारे, ये किन के चेकबुक से ATM कार्ड्स हैं? ये सब अभी जांच का विषय है। एक एक करके सभी ATM कार्ड्स और सभी चेकबुक्स की जांच की जाएगी, किसके नाम पे है और जो अभियुक्त मिलेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दौसा के परिवार ने किस तरह की शिकायत दी थी? यही शिकायत दी थी कि उनको एक ग्रुप में मेंबर बनाया गया और मेंबर बनाने के बाद उनसे पैसे लगवाए गए और उसके बाद उनसे ये पैसे ठग लिए गए।
ये बहुत मुश्किल सा केस था, चैलेंजिंग केस था, कैसे पहुंचे इस तक? उस समय लग रहा था कुछ नहीं हो पाएगा। इस पर हमारी जो टेक्निकल साइबर टीम है, हमारी साइबर टीम कंटिन्यूसली काम कर रही थी। साइबर थाने में ही ये मुकदमा दर्ज हुआ था। हमारे साइबर SHO साहब और साइबर थाने की टीम, जिसमें जगमाल कांस्टेबल का विशेष हमारा कंट्रीब्यूशन रहा है, वो कंटिन्यूसली इस पर काम करते करते कड़ी से कड़ी जोड़कर अब तक इस स्टेज तक पहुँचे हैं, और जिसमें आगे भी अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ये सबसे बड़ी कार्रवाई अब तक की साइबर में। हाँ, एटलीस्ट जब हम अंतर्राज्यीय लेवल पे बात करते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर हमारी जो टीम्स हैं वो बहुत सारे राज्यों में गई, मल्टीपल राज्यों में जाके वहाँ से क्रिमिनल्स को उठा के लेके आई, और अभी जो हमने 3 अपराधी गिरफ्तार किए हैं वो हम मुंबई से लेके आए हैं।